नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। कुछ परेशानियां साहिब की बढ़ने लगी हैं। मेरे ज्योतिषाचार्य जी कह रहे थे कि 7 अप्रैल के बाद दिन खराब होंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी तेजी से टर्न होने लगेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फैसला दिया कि वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए। तापमान बढ़ गया नागपुर से लेकर दिल्ली तक। सारा दामोदर लोग कहते हैं ईवीएम पर है। ईवीएम देवी अगर खुश हो गई तो वोट 400 पार के निकल जाएंगे। और ईवीएम में अगर निगरानी हो गई, वीवीपैट की निगरानी हो गई तो मामला 100 200 सवा 200 से ऊपर जाता हुआ दिख नहीं रहा। ये मामला ठंडा हुआ था कि संजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। ईडी से पूछा कि 6 महीने से कर क्या रहे हो, गिरफ्तार करके भूल गए। ईडी जवाब भी दाखिल नहीं दे पाई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी। ये संकेत साफ है कि कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो कम से कम प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन फिर बाहर आ गया। ध्रुव राठी के एक वीडियो ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा दिया। साहब गाना गा रहे हैं कि दिल है कि मानता नहीं, मतलब यूट्यूब है कि मानता नहीं। इस यूट्यूब ने बहुत मुसीबत करी है। साहब सोच रहे होंगे कि अब की से अगर जून में सरकार आ गई तो सबसे पहले इन यूट्यूबरों को बंद करना है। ऐसे ख्याल आ रहे होंगे, ख्याल आने भी चाहिए। बकौल ध्रुव राठी के किसी भी तानाशाह के मन में ऐसे ख्याल आना स्वाभाविक भी है। तानाशाह को डर ये लगता है कि लोग उससे डरना बंद कर देते हैं। ये किसी भी तानाशाह के लिए बहुत बड़ा डर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक स्थिति ये है कि कुछ जगह से खबरें आ रही हैं कि जो इनको टिकट दिया गया वो टिकट ही लौटा दे रहे हैं कि ये ले अपनी लपट कमरिया, बहुत नाच नचाए हो। भ्रष्टाचार के किस्से आम होने लगे हैं। लोग भ्रष्टाचार मतलब भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन की चर्चा करने लगे हैं। कल मेरे मित्र ने एक बहुत बढ़िया मुझे ईसीआई भेजा। ईसीआई का मतलब समझाया। आप सोच रहे होंगे कि ईसीआई का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ई का मतलब इलेक्शन, सी का मतलब कमिश्नर फॉर इंडिया, आई का मतलब इंडिया। लेकिन उसने दूसरा मतलब समझाया। उसने कहा ईडी से, ई से मतलब ईडी, सी से मतलब, आप खुद बताइए। ई से मतलब ईडी, सी से मतलब सीबीआई और आई से मतलब आप समझ जाइए। तो इस तरह इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, इनकी फुल फॉर्म उसने बता दी। इसका मतलब ईसीआई, यानी ईसीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के भरोसे चलने वाला चुनाव आयोग। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बानगी है। आप किसी भी तीसरे आदमी से पूछे तो कहेगा कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ तो साहब का डिब्बा गोल। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, ये खतरे की घंटी है। और क्या ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी तो फिर इसके नतीजे क्या होंगे। बहुत खास पैनल है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। धनंजय कुमार जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। नागरिक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 35 साल का अनुभव है। बिहार के मूल से आने वाले पत्रकार हैं, लेकिन मुंबई में जिन्होंने धाक जमा दी, ऐसे धनंजय जी। और मेरे साथ बहुत बहादुर पत्रकार मीनू जैन जी जुड़ रही हैं देहरादून से, उत्तराखंड से। कल बड़ी प्रतिष्ठित जगह चर्चा हो रही थी कि मीनू जी जब बैठती हैं तो उनके पीछे लिख के आता है कि बोल के लब है तेरे आजाद। लेकिन आज मीनू जी सकता है किसी दूसरी जगह से बोल रही हैं, पीछे वाला वो बैनर दिखाई नहीं दे रहा है। नीरज बाली जी हैं, पंजाब के हमारे चैनल के स्थानीय संपादक हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पंजाब में बहुत बेहतरीन तरीके से 4 पीएम की इन्होंने शुरुआत की है, बहुत लंबा अनुभव है। ये पैनल के गेस्ट है मेरे। मैं बातचीत शुरू करूंगा, उससे पहले छोटा सा वीडियो देखते हैं। पर है और राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है और केंद्र की मोदी सरकार को घेरता भी रहा है। विपक्ष ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग करता है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम के जरिए भाजपा चुनावों में धांधली करती है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है और आरोप भी लगाता है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वीवीपैट पर्चियों की गिनती को लेकर और उनके सत्यापन को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर
चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वर्तमान परिस्थितियों में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से किसी भी 5 चयनित ईवीएम का सत्यापन किया जाता है। इस बीच सवाल ये है कि वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन क्या आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को पूरी तरह से बैन कर सकता है? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा कदम उठाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगेगा और भाजपा की उम्मीदों को भी। हालांकि ऐसा होता है या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि एक बार फिर से सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। इस बीच में महमूद प्राचा साहब, वो एक ऐसे जाने माने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जिन्होंने ईवीएम को रोक के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। प्राचा साहब अगर सुन पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी हिल रही है तो आपका फ्रेम भी हिल रहा है। प्राचा साहब एक ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने ईवीएम को हटाने को लेकर देश भर में आंदोलन खड़ा किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। प्राचा साहब, वीवीपैट को लेकर नोटिस जारी हुआ, क्या लग रहा है आपकी लड़ाई मुहिम तक पहुंचती नजर आ रही है? क्या होगा? एक बड़ा, जिसको कह सकते हैं पड़ाव है, और एक बड़ी फतेह भी है, लेकिन अभी लड़ाई जारी है। असली लड़ाई अब होगी, क्योंकि मैं एक पिटीशन डालने वाला हूं कल या परसों, जो होगी पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए, मतपत्र से चुनाव कराने के लिए। क्योंकि मतपत्र से चुनाव कराने के लिए ही और ईवीएम को एक तरीके से खत्म करने के लिए सब लोगों ने मुझे रामपुर में चुनाव लड़ने भेजा था, और ये भी कहा था कि आपको सारे सबूत जुटाएं जो आज तक किसी ने नहीं जुटाए हैं, और जो सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही जुट सकते हैं। जैसे ईवीएम की मशीनें जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज के भी हाथ में देना नहीं चाहता है, लेकिन इलेक्शन लड़ते टाइम वो हमारे हाथ में आएंगी। अब हाथ में आएंगी तो हमने ऑलरेडी एक चिट्ठी लिख दी है इलेक्शन कमीशन को कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव कराना गैर कानूनी है। एक वो, उसके बाद हमारी जब मीटिंग हुई थी पहली चुनाव आयोग के अधिकारियों से, जहाँ पे हमारे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होते हैं, वहां भी हमने ये बात कही कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपकी जो पिटीशन, जो आपने एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन पे डाली है, अगर हमें इलेक्शन कमीशन कहेगा तो हम अब भी पेपर बैलेट से चुनाव करा देंगे। ये हमारी एक बड़ी जीत हो चुकी है रामपुर के चुनाव में भी। तो अभी हम दोबारा पॉलिटिकल पार्टी से वही गुजारिश कर रहे हैं कि ये एक सीट जो है, हारी हुई सीट है गठबंधन की, जो हम पहले भी कह रहे थे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ जुड़े और ईवीएम की लड़ाई के लिए सड़क पे आए। पॉलिटिकल पार्टी सड़क पे नहीं, उससे नतीजा ये हुआ कि ईवीएम से चुनाव शुरू हो गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। अब भी हम यही कह रहे हैं कि ये ईवीएम की लड़ाई जो है, हम सारे सबूत इकट्ठे करके केस डालेंगे, और अब जब सबूतों की बुनियाद पे ये केस डलेगा तो मजबूत होगा, और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए एक बहुत बड़ी पिटीशन हम डालने वाले हैं, जिसके लिए अब कोई जवाब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास अब ईवीएम को हाथ में लेने वाले भी सबूत होंगे, जो हम अब वहां पे ऑब्जेक्शन भी दायर करेंगे। हम डेली हर स्टेज पे जब भी ईवीएम का प्रयोग होता है, हम उस ईवीएम को झूठा और एक तरीके से अनसिक्योर और खतरनाक और डेमोक्रेसी को नुकसान करने वाला साबित करेंगे हम। तो ये अब स्थिति है, लेकिन असली बात हम फिर आपको बता रहे हैं, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा करना चाहिए, लेकिन कोर्ट भी अपनी एक लिमिटेड ताकत है। इस वक्त जन आंदोलन से ही सब काम होंगे। अभी भी अब तो हम डायरेक्ट सबूत जो जमीन पे मिलेंगे हमें, उन सबूतों की बुनियाद पे केस डाल रहे हैं, जो कि इम्पेकेबल होंगे, जो अकाट्य होंगे, उसके हिसाब से हमें ये केस लड़ना है। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि आपको सबको मिलके ये ईवीएम की लड़ाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी 105 सीटों की ही सिर्फ चुनाव हो रहे हैं फर्स्ट फेज में। तो एक तो पूरा देश कैसे ईवीएम के साथ चुनाव होते हुए भी ईवीएम को हराना है और ईवीएम को के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, ताकि ये चुनाव जो 2024 के हो रहे हैं ये ही रद्द हो जाएं, क्योंकि ईवीएम के सारे सबूत अब हर एक कैंडिडेट के पास होंगे।
हम एक एसओपी भी तैयार कर रहे हैं। जो काम हमने एप्लीकेशंस लगाई हैं वो पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं और उससे ईवीएम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके हर एक कैंडिडेट के पास इतने सबूत होंगे कि ईवीएम की वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं तो वो इलेक्शन रद्द होते हैं। ये धारा 100 में साफ साफ लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। बिल्कुल ठीक तो बात है, ये ठीक बात है प्राचा साहब, मैं आऊँ लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वो बहुत साफ सफाई से कहना चाहता हूं कि ये जो नोटिस मिला है, अभी नोटिस अब मई की तारीख मिली है, तो ये वो होगा ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड। अगर चुनाव के बारे में इतना महत्वपूर्ण फैसला जब चुनाव चल रहे हैं उससे पहले नहीं लेती सुप्रीम कोर्ट, बाद में लेने का क्या फायदा होगा जब रिजल्ट आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को जन आंदोलन और मजबूती से करना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्दी फैसला करे, चुनाव से पहले फैसला करे और ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से चुनाव हो सके। हमारी पिटीशन भी अभी 2 दिन में पड़ जाएगी, उसके बाद मेरे ख्याल से ये पिटीशन मदर ऑफ ऑल पिटीशंस होगी जो ये साबित करेगी कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव करना गैर कानूनी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब इस जानकारी के लिए। मीनू जी, प्राचा साहब ने एक अलग जगाई है देश भर में कि ईवीएम को हटाना चाहिए। क्या लग रहा है चुनाव से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तेजी में है और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये माना जाना चाहिए कि एक झटका लग सकता है, चुनाव इस बार ईवीएम पे प्रतिबंध लग सकते हैं, या जिस तरह वीवीपैट की 100% काउंटिंग वाली बात सामने आई है, क्या ये प्रधानमंत्री जी के लिए खुद और भाजपा के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा मीनू जी, माइक। सबसे पहले तो इस दो देश में लोकतंत्र की जो मतदान प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने के लिए महमूद प्राचा जी और उनके जो साथी लगातार संघर्षरत हैं और प्रयासरत हैं, उसके लिए उनके हौसले को और उनके जज्बे को हमारा कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत सलाम है उनको हमारा। देखिए, हम उन्होंने आगे हमारा झंडा लेके चले हैं तो हम भी साथ साथ चल रहे हैं और लगातार आपके चैनल्स पे भी और जहां भी मिलता है हमें, हम जो उन्होंने अपील की है हम आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उम्मीद तो उससे जगती है, लेकिन जैसा प्राचा साहब ने कहा कि भाई मई की तारीख लगा दी गई है, तो जब तक तो एक फेज का चुनाव निपट जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक फेज के लिए तो ईवीएम और बाकी के लिए बैलेट पेपर, वो तो और प्रॉब्लम का सबब बन जाएगा। पर हम उम्मीद करते हैं कि जो ये नई पिटीशन बोल रहे हैं हम 1-2 दिन में डालने वाले हैं, वो अपना रंग दिखाएगी। और रंग दिखाने का इसलिए मुझे उम्मीद लगती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल अपने असली रंग में चल रहा है, जैसा कि होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। आप चाहे उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ले लीजिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ये भंडा फूटेगा और उसमें से इतनी दुर्गंध निकल के आएगी। इसी तरीके से आप ले लीजिए, आज संजय सिंह को देखिए, जमा बेल मिली है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। आगे क्या होगा वो देखी जाएगी, कल चाहे कुछ भी हो। उसके अलावा आप देखिएगा, कांग्रेस के इन्होंने जो खाते सील कर दिए थे और 1800 करोड़ की, उसके बाद 5000 करोड़ की रिकवरी निकाल दी थी, तो एक लग रहा था कि इस विपक्ष की तो कोई ताकत ही नहीं रह जाएगी इस चुनाव में, और लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबके लिए बराबरी का समतल मैदान मिलेगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रख रहा था। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को भी राहत दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीवीपैट वाला मामला है, इसको भी अंजाम तक पहुंचाएगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो इन पदों पर बैठे हुए नेता वो होते हैं अधिकारी, उसमें जज हैं इस वक्त हमारी न्यायपालिका, उनके जमीर का जागना, अंतरात्मा का जागना बड़ा जरूरी है। और पिछले दिनों जिस तरीके का घटनाक्रम इस देश के अंदर घटा है और लोकतंत्र के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा रोशनी की किरण उसमें दिखाई दी है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंधे पे ले लिया है जिम्मा इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखने का। तो उसी दिशा में ये जो वीवीपैट है, मुझे ऐसा लगता है प्राचा साहब की जो पिटीशन जाएगी वो अपना सही अंजाम तक पहुंचा देगी इस देश को, और इस देश के लोकतंत्र वास्तव में फिर से जीवित हो जाएगा, सांसें लेने लगेगा, स्वस्थ हो जाएगा। जी धनंजय जी, क्या लगता है आपको, जो मीनू जी कह रही हैं कि लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा, सांसें लेने लगेगा,
लगता है कि प्राचा साहब की मुहिम इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा धनंजय जी, माइक। प्राचा साहब जो मुहिम मुहिम चला रहे हैं वो देश के लिए चला रहे हैं, और वो जो सवाल उठा रहे हैं उसमें से ऐसी कोई बात नहीं है जिसपे देश के किसी नागरिक को आपत्ति होनी चाहिए, संविधान कानून किसी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सही तरीके से चुनाव हो, और चुनाव का मतलब तो तभी है जब सही तरीके से हो। ये राम की बात करते हैं, लेकिन राम ने तो एक व्यक्ति के कहने पर अपनी परम प्रिय पत्नी का त्याग कर दिया था, एक आदमी ने सवाल उठाया था। ये जो ईवीएम है इस पर तो लाखों लोग सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली में लगातार बाम सेफ हैं, महमूद प्राचा जी हैं, भानु प्रसाद जी हैं, ये भानु प्रताप जी हैं, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। उसके अलावा बहुत लोग कह रहे हैं, कोई 2-4 लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और है कि जो जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं 400 पार, या इसके पहले के चुनावों में जो बोलते रहे और हो जाता रहा, तो ये संदेह गाढ़ा हो जाता है कि ये ऐसा कहते हैं हो कैसे जाता है। ये तो ज्योतिषी भी नहीं बता सकता है एग्जैक्टली फिगर, और जो एग्जैक्ट फिगर बताते हैं वो कैसे आ जाता है। ये सर्वे वाले भी जो करने लगते हैं, जैसे ही मोदी जी बोलते हैं या बीजेपी एक टारगेट देती है, सर्वे वाले उस टारगेट को फुलफिल करने में लग जाते हैं और एक नैरेटिव गढ़ने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक और डर की बात है, और ये सतर्क होने की बात है। आज जो राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, वो क्या कहा है कि 10 सालों में जो हमने किया है वो तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी आना बाकी है। तो वो फिल्म कैसी होगी ये तो सोच करके ही भय पैदा होता है कि इतना नैरेटिव जो गढ़ते हैं, झूठ का नैरेटिव गढ़ते हैं। अभी कच्चा थिबू गढ़ दिया, उसके पहले नारी शक्ति गढ़ा था, उसके पहले क्या क्या गढ़ा, सारे नैरेटिव आप ले लीजिए। जीएसटी से पहले जो नैरेटिव था नोटबंदी का, काला धन का, तमाम जो इनके नैरेटिव हैं वो झूठ साबित हुए। अब कुछ बाकी है? कहीं 1% विश्वास उन पे जमता है, लेकिन जिस तरह से वो कहानी सुनाते हैं वो कहानी बहुत पसंद आ जाती है लोगों को, खास करके उन लोगों को जिनको सच्चाई जमीन नहीं पता है। और सच्चाई पता करना आसान काम है नहीं, इसलिए कि बहुत बड़ा देश है, बहुत लंबा चौड़ा हमारा इतिहास, भूगोल, संस्कृति है। तो अब 1974 की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब 1974 में कच्चा थिबू क्या हुआ था सब लोगों को कहाँ पता है? पढ़े लिखे लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता कि कच्चा थिबू क्या हुआ था। आज हम इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम खत्म होने के बाद कच्चा थिबू पे। तो ये जो गढ़ते हैं नरेंद्र मोदी जी नैरेटिव राष्ट्रवाद का और हिंदू धर्म का, ये दोनों नैरेटिव फर्जी है। ये लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, ये कैसा हिंदू है भाई जो अपने माता जी के निधन के बाद बाल दाढ़ी नहीं कटवाया, नाखून नहीं कटवाया? कोई जवाब दिया इन्होंने? नहीं दिया इन्होंने। फिर ये बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं कि राष्ट्र का एक माँ भारती का अंग कांग्रेस पार्टी की वजह से काट दिया गया, ऐसे बोलते हैं जिससे लगता है कि अब वो शरीर देख लीजिए माँ भारती का और उसमें से क्या कटा। लेकिन वो भूल जाते हैं ये बोलते हुए कि बानचुंग क्या कह रहे हैं, सोनम बानचुंग जो लद्दाख के हैं वो क्या कह रहे हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन चीन ने कब्जा कर लिया है। और जो जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो भी चुप्पी साध लेते हैं। मोदी जी का तो एक बात समझ में आता है कि मोदी जी एंटायर पॉलिटिक्स में किए हुए हैं, तो पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद तो विदेश सचिव रहे, इतने पढ़े लिखे परिवार से हैं, उनके पिताजी भी नौकरशाह थे, उनको तो सब पता है। तो सीनियर है, जेएनयू में पढ़े हुए हैं, उनको कैसे नहीं पता कच्चा थिबू क्या है? उनको कैसे नहीं पता कि चीन में क्या हो रहा है, चीन के साथ क्या हो रहा है? तो कुल मिलाकर के जो ये वीवीपैट की बात आ रही है, इसमें कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं है, क्योंकि वीवीपैट की व्यवस्था तो पहले से कर रखी है। लेकिन जो प्राचा साहब ने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इतने समय के बाद करेंगे इस पर फैसला, तो आधा जब निकल जाएगा, हाथी जब निकल जाएगा तो पूंछ पकड़ के क्या कीजिएगा? पानी में लाठी पटक के क्या होगा? ये समझना है। और मुझे लगता है कि जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी भारतीय नागरिक हैं, उनको भी संविधान को लेकर के चिंता है, और खास करके तब चिंता बढ़ जाती है जब संविधान के कस्टोडियन है, संविधान की सही व्याख्या हो रही है नहीं है, संविधान के अनुसार सरकार चल रही है या नहीं चल रही, सरकार की व्यवस्था सही चल रही है नहीं चल रही संविधान के अनुसार, ये देखना जो है न्यायपालिका का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कमेंट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के बेंच, वो देखिए कि आज ही 2 महत्वपूर्ण फैसला आया है। एक तो जो है फैसला आया कि भाई मिल गया, उनको जमानत मिल गई, और जमानत मिलने के पीछे ये भी देख लीजिए कि ईडी को पिछले कुछ 1 सप्ताह पहले ही याद कीजिए, ईडी को डांटा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने
कि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करते हो और जब तक मन करेगा आप जो व्यक्ति है उसको अभियोग लगा करके बंद कर देते हो। 90 दिन का चार्जशीट के भीतर 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर करने का नियम है, आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? आप गलत कर रहे हो। ये ईडी को धमकाया एक तरह से कहिए इसको। उसके बाद ईडी का कुछ बदला है, लेकिन ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो केजरीवाल हो या अभिया और 3-4 लोगों के नाम आ रहे हैं, वो एक चिंता पैदा करता है। उसके अलावा आप देखिए कि आज बाबा रामदेव एकदम ऐसे हो गए थे, लगा था कि देश के ऊपर वही बैठे हुए, देश के मस्तक पे वो बन एकदम जैसे हाथी के ऊपर बैठता है ना, गजाड़ा लेकर के, वो क्या बोलते हैं, हथवाहा हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, कुछ और बोला जाता है, अभी याद मुझे नहीं आ रहा है, तो महावत कहते हैं उसको, मेरी पत्नी बता रही है। तो महावत जिससे बैठा होता है गजाड़ा लेके कि मैं किधर चलाऊंगा, वही हाल बाबा रामदेव ने किया। बाबा रामदेव किस लिए आए थे? बोला था योग करो और दवाइयों से छुटकारा पाओ। लो, योग तो छोड़ दिया, दवाइयां बेचने लगे, और दवाई भी नहीं बेचने लगे, पूरे मेडिकल साइंस को चैलेंज कर दिया। पूरी दुनिया इस मेडिकल साइंस को मानती है, एलोपैथी को मानती है। ये कह रहे हैं फ्रॉड है, ये कह रहे हैं झूठ है, और अपना कोरोनिल लेकर के आ गए, जिसका प्रचार उस समय के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे थे। क्या स्वास्थ्य मंत्री को घेरा नहीं जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं? तो ये एकदम अराजक हो गए थे सारे बीजेपी के नेता, ये बीजेपी के आनुषंगिक संगठन, उनके सपोर्टर। बाबा रामदेव और रविशंकर जी को याद कीजिए, 2014 के पहले क्या कर रहे थे ये, और आज वो उसके बाद क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने नस नाड़ी इन लोगों के पकड़ ली है, और अब लग रहा है इनकी खैर नहीं। हालांकि 400 पार जो कह रहे हैं, अब लोग तो कह रहे हैं कि 200 आ जाएगा, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ममता बनर्जी कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, और जमीन पे जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आपकी सीट बढ़ेगी कहाँ? हर जगह घटने की बात आ रही है। महाराष्ट्र में घटने की बात हो रही है, बिहार में घटने की बात हो रही है, कर्नाटक में घटने की बात हो रही है, राजस्थान में घटने की बात हो रही है। बढ़ेगी कहाँ सीट? केवल उत्तर प्रदेश में आप 62 थे, 80 हो जाइएगा, उसके बाद कहाँ चले जाइएगा कूद करके। हालांकि वहां भी ऐसा लग नहीं रहा है, जो हवा वहां पे, और आप वहां पे हैं, आपको पता है। मुझे लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के लिए वो परेशानी है, पड़ गया है जी। बिल्कुल ठीक बात है। इस बीच में हमारे साथ आनंद वर्धन जी, हमारे बड़े भाई, हम लोगों के बहुत वरिष्ठ, बहुत अच्छे योग पत्रकार, बहुत शानदार किताब लिखी है उन्होंने, हेरा, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मैं भी उनके पास आऊँगा। उससे पहले नीरज बाली जी, आपके पास चल रहा हूँ। पंजाब में आप हैं, पंजाब में सरकार पे भी सवाल खड़े करते रहते हैं लगातार भाजपा के लोग। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उधर ईवीएम के मुद्दे पर वीवीपैट की काउंटिंग की बात आई है। पंजाब में और पूरे देश में किस तरह का माहौल देखते हैं आप नीरज भाई? देखिए, यदि संजय सर, अगर संजय सिंह की जो अभी उनको जमानत मिली है उसको देखा जाए, तो ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसको माना जा रहा है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, जो उनके सर्वे हैं आम आदमी पार्टी में, और उनको अब जब जेल में डाल दिया गया, तो एक उम्मीद जो आम आदमी पार्टी की थी वो टूटती नजर आ रही थी कि अब उन्हें संभालेगा। क्योंकि अभी आतिशी और भारद्वाज को लेकर जिस तरह से एक तथाकथित एक बयान निकलकर सामने आया कि उनका सीधे तौर पर उन पर इल्जाम लगे हैं, और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अब उनको 25 करोड़ के लालच दिए जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक आम आदमी पार्टी की आस टूट रही थी कि उनको देखने वाला कौन है। संजय सिंह किस तरह से उन्होंने संसद में प्रमुखता के साथ हर एक मुद्दे को उठाया, और अब आम आदमी पार्टी को बचाने की कवायद में संजय सिंह की ये जो उनको बेल मिली है, जमानत मिली है, ये बहुत बड़ी एक भूमिका अदा करती है। और इससे पंजाब में खास तौर पर, हालांकि दिल्ली में भी, पंजाब में खास तौर पर एक काफी इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि इनका कोई सर्वोसर्वा मिल गया कि पंजाब में अब जो चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें संजय सिंह पूरा एक अच्छी भूमिका जो है वो अदा कर सकते हैं। और रही बात ईवीएम को लेकर कि ईवीएम को लेकर पंजाब में बहुत पहले से आवाजें उठ रही हैं कि ईवीएम जो है वो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और अब पर्ची मिलान की जो बात निकलकर सामने आई है, हमारे दर्शकों को याद होगा कि लगभग 40 ऐसी रिक्वेस्ट जो है, याचिकाएं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर चुका है। और जस्टिस संजीव खन्ना की जो पीठ थी, उन्होंने तो साफ तौर पर मना कर दिया ये कहकर कि ईसीआई पर खामखा ये बोझ बढ़ जाएगा। तो अब जैसे मेरे से सीनियर्स स्पोक्स पर्सन पहले बोलकर गए हैं, उन्होंने कहा कि हमें कुछ आस नजर आ रही है, लेकिन मुझे कुछ आस नजर इसमें नहीं आ रही। उसका सीधे तौर पर अर्थ ये है कि 17 मई तक सुनवाई की, हालांकि तारीख शायद फाइनल नहीं है,
लेकिन 17 मई बताया जा रहा है, लेकिन 17 मई तक तो जो चुनाव है वो हो ही जाएंगे, उसका उससे फायदा क्या है? तो कुल मिला जुलाकर लब्बोलवाब यही है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर, अगर ऐसा संविधान में प्रावधान है कि इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर लेकर जो है वो चुनाव करवाए, तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में कुछ पॉजिटिव साइंस जो नजर आएंगे, निष्पक्ष चुनाव पूरे देश में हो सकता है। अदरवाइज इस फैसले से कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक ऑर्डर दे दिया गया है और वो पूरी मिलान करे, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इलेक्शन कमीशन या एसबीआई ने किस तरह से मतलब नजरअंदाज किया सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अब अगर इलेक्शन कमीशन इस बात को मान भी लेता है, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, तो जब वो खर्चा कर सकते हैं तो इन चीजों को भी साथ सेकंड में एक लाइट जलती है, उसमें क्या व्यक्ति देख पाएगा कि भी वो वोट जो है वो किसको गया किसको नहीं गया, पर्ची का मिलान नहीं हो पा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी मुहावरे और चीजें सुनाते रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुलाकर अब आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपनी तरफ से एक्सक्यूज दे पाता है, या वाकई सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन पर डंडा चलाएगा कि हमें निष्पक्ष चुनाव चाहिए, उसकी गारंटी दीजिए। सो कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ यही है कि यदि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंडर आकर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के को अपने अधीन लेकर चुनाव करवाता है, तो जाहिर तौर पर कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अदरवाइज मुझे कुछ खास इसमें नजर आता नहीं है। संजय सर बीच में श्रवण गर्ग सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो सीनियर जर्नलिस्ट, देश और दुनिया के बड़े बड़े अखबार उनकी आर्टिकल छापते हैं, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं सर। और हमारा सौभाग्य कि आज इन समय कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी। इस बीच में एक ब्रेकिंग खबर ये आई है कि ईडी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की एफआईआर के बाद अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है। आनंद जी, कल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट को लेकर फैसला सामने आया, क्या ईवीएम पर भी कोई बड़ी सुनवाई हो सकती है? और क्या एक के बाद एक जो संकेत आ रहे हैं, क्या वो साहब के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ खराब दौर की झलक ला रहे हैं? क्या लगता है आपको आनंद जी? जी, मैं थोड़ा संजय जी नमस्ते, मैं थोड़ा तथ्यों को ठीक कर दूं। पहली चीज नीरज जी, मेरा मानना ये, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर लेके कुछ काम नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वायत्त संस्था है, उसको अपना काम अपने हिसाब से करना है। सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्शन भी नहीं दे सकता है। वो एक स्वायत्त संस्था है, वो अपने हिसाब से काम करेगी। दूसरा ये है संजय जी, ये कोई ऑर्डर नहीं आया है, केवल इस वीवीपैट पे इशू नोटिस हुआ है। ये पूछा गया है कि इसको ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए, तो मैं इसलिए स्पष्ट कर दूं कि इसमें अभी बहुत उम्मीद मत रखिए। लेकिन तीसरी बात जो ये है कि 17 मई को भी अगर हो जाएगा तो लेट हो जाएगा। बात जो अभी है, दो बातें हैं जिसको दर्शकों को थोड़ा समझना चाहिए। जितने ये जो एक्टिविस्ट लोग हैं या जो डिमांड है, हालांकि मैं इसमें हूं कि अगर आपको सही में करना है तो बैलेट से होना चाहिए, पुराना वाला सिस्टम। लेकिन अभी वो छोड़ दीजिए, अभी वो बात नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से मैं पुराने बैलेट वाला हूं कि बैलेट होना चाहिए, मेरे वोट को प्रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा इस देश का जो कानून है उसके अनुसार मेरे वोट को प्रिजर्व करके कहीं रखा जाना चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू जो अभी प्रेजेंट सिस्टम है, उसमें जो डिमांड थी वो ये थी कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है, वो पर्ची उस मतदाता के हाथ में देके वो उसको उसमें डाले, उसको मतपेटी में डाले, या जहां वीवीपैट की पर्ची गिराई जाती है। मूल बात ये थी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सारे पर्चियों के वीवीपैट पे सब पर्चियां निकलेंगी। एक पक्ष का ये भी कहना है कि वीवीपैट से ही गिनती होनी चाहिए, ना कि कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल यूनिट से। वो फिजिकल गिनती होनी चाहिए वीवीपैट की पर्चियों की। अब वो जो वीवीपैट की पर्चियों की अगर फिजिकल गिनती होनी है, तो वहां जो लोगों का शक है वो ये है कि जो डिस्प्ले होता है 7 सेकंड के लिए, वो में उसमें और जो पर्ची गिरती है उसमें फर्क हो सकता है। लोगों का जो मन में आशंका है, जिसकी बात बार बार कहते रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर वो 17 मई या कभी भी आ जाता, वीवीपैट से भी अगर गिनती हो जाएगी तो पूरा तो नहीं, लेकिन काफी हद तक लोगों के मन की आशंकाएं दूर हो सकती हैं। मैं इसको एक चीज और मान रहा हूं,
इसको दूसरे ढंग से भी मैं देख रहा हूं, इलेक्शन के कैंपेन की तरह से भी देख रहा हूं। अगर मैं ये मानूं कि संजय सिंह की आज जो बेल मिली है उस पे हम सब लोग बहुत खुश हैं कि जैसे संजय सिंह को बिल्कुल आज अक्विटल हो गया है। ये सिर्फ बेल पे, क्योंकि इस देश की जो वर्तमान व्यवस्था है उसने बेल को इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि आदमी को बेल मिलने पे लगता है कि उसको कम से कम उसको राहत मिल गई है। संजय सिंह की बेल बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो जाएगी इस इलेक्शन का, जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी टर्निंग पॉइंट हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आम आदमी पार्टी कुल 20 सीट लड़ रही है, 4 सीट दिल्ली, 13 सीट पंजाब, 2 सीट गुजरात, 1 सीट हरियाणा। आम आदमी पार्टी कुल 20 सीट लड़ रही है, लेकिन संजय सिंह को जो बेल मिली है उसका व्यापक असर उन 20 सीट से कहीं ज्यादा होगा। उसका उत्तर प्रदेश में भी असर होगा जहां आम आदमी पार्टी कोई सीट नहीं लड़े। अगर संजय सिंह सुल्तानपुर के एरिया में आके 4-6-10 मीटिंग करते हैं, ईस्टर्न यूपी में करते हैं, अब उससे हो सकता है 1 वोट बढ़ेगा कि 10,000 वोट बढ़ेगा, वो एक बात सेपरेट है, लेकिन वो माहौल बनाने में उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। एज एन कैंपेनर, एज एन स्ट्रेटेजिस्ट अरविंद केजरीवाल बहुत आगे हैं, लेकिन एज एन कैंपेनर मैं संजय सिंह को ज्यादा आगे देखता हूं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत अच्छा है। वो ठीक से बात कर लेते हैं, वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर संजय सिंह का टर्निंग पॉइंट है तो ईवीएम पे अगर अगले 10-5 दिन में भी अगर आ जाता है तब भी वो दैट विल बी द लास्ट नेल, वो आखिरी कील होगी इनके विदाई की। क्योंकि हर ये जो जजमेंट आ रहा है उससे इनकी सीटें कम होती जा रही हैं। कितना कम होती जा रही हैं वो अभी टू अर्ली टू प्रेडिक्शन ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोदी जी का जो एक बार एक जो आज की तारीख में मोदी जी इस 2024 के इलेक्शन को बिल्कुल ले जा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में, रोज बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को भाइयों बहनों को जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब हेमंता बिस्व शर्मा के मंच पे खड़े होकर भाइयों और बहनों करेंगे, जब अजीत पवार के मंच पे खड़े होकर भाइयों और बहनों करेंगे जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो कितना अजीब सी बात लगेगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी शायद अब कुछ दूसरे लोक में चले गए हैं। मैं इस बात को और इसलिए मैं रेखांकित करूंगा, और हर जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा, जिस तरह से मोदी जी ने उस दिन राष्ट्रपति का अपमान किया अडवाणी जी के यहाँ बैठ के जब वो भारत रत्न का पुरस्कार दे रहे थे, और महिला का अपमान किया। मैं आज, मेरी उम्र 65 साल से ऊपर है, मैं अगर आज एक 25-30 साल की लड़की भी अगर कहीं रहती है, मैं कहीं जाता हूं तो मैं अपने उससे सीट के उठ के, ये एक किसी भी भारतीय परंपरा का वो है कि भाई उसको आप सीट ऑफर कर देते हैं कि आप सीट पे प्लीज बैठिए। ज्यादातर बच्चे कहते हैं नहीं नहीं अंकल या बाबा या दादा जो आप बैठिए, लेकिन मोदी जी जिस तरह से वहां बैठे थे तो मुझे तो उनके उससे लग रहा था कि अडवाणी जी को उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया, क्योंकि शायद अडवाणी जी खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। मोदी जी का बस चलता तो अडवाणी जी को भी अपने सामने खड़ा कर देते कि अपना बैठते कि देखो मेरा राज है, तुम खड़े रहो, मैं यहाँ। मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज वो आप देख लीजिए उस पूरी रील में। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये बात लोगों को समझना होगा। अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कह रहा है, आज धनंजय जी ने वो लाला रामदेव की बात की। लाला रामदेव के जो गुंडे जिस तरह से बाहर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर उस रिपोर्टर के साथ व्यवहार किया है, वो बाउंसर कम गुंडे ज्यादा थे। अरे भाई तुम्हें ऐसा अगर वो था तो तुम तो वेश बदलने में एक्सपर्ट हो। मान लीजिए सलवार कुर्ता नहीं तो लहंगा चुनरी उनरी पहन के, क्योंकि राजस्थान में अपना घूंघट भी निकालने का चक्कर है, तो वो पहन के आ गए होते। तुम तो पास्ट में लाला रामदेव तो ये सब काम किए हुए हैं ना, तो आज अपनी चुनरी उनरी लगा के आके बाकी धीरे से निकल गए होते बाहर से। गुंडों को बुला के तुम ये सब काम कर रहे थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये देख ले, अगर इफ आई कैन रीड, लाला रामदेव को सजा जरूर होगी, भले ही वो 2 घंटे के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, 2 दिन के लिए हो। लाला रामदेव बिना सजा के नहीं पाएगा। जो इस समय आज जो कोर्ट का जो मूड था, कोर्ट ने उनसे कहा कि आप पब्लिक गुड नहीं कर रहे हो, तो लाला जी आप केवल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो। और उसमें उन्होंने कहा कि वी वांट टू हैव अ लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ दीज थिंग्स। और मेरे हिसाब से एक जो काम हुआ है वो शायद उल्टा पड़ गया है। मोदी जी ने जो ये 600 वकीलों से चिट्ठी लिखवाई और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में लेने का काम किया, मोदी जी ने उसको खुद ट्वीट करके, वो मुझे लगता है कि ये जो मैं अभी किसी और चर्चा में था, लोगों ने कहा था ये लॉ ऑफिसर्स कैन नॉट राइट दिस, ये वकील नहीं है, ये दे आर देयर टू असिस्ट द कोर्ट।
वो अगर अपने कोर्ट पे इस तरह से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये एथिक्स के अगेंस्ट है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इतना ही, मैं जरा ज्ञान जी को सुनना चाहूंगा कि आज वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है श्रीमण सर। माफ कीजिएगा, श्रवण भाई साहब को सुनना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। वो जो है श्रीमण सर, ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे हम भी आपसे जानना चाहते हैं। क्या अचानक देश का माहौल बदला है पिछले 15, 20, 25 दिन या महीने भर? जो 400 पार के नारे थे, उन नारों में क्या कमी आई है? आखिर क्या कारण रहा कि जय श्री राम गायब हो गए हैं? राम मंदिर का जिक्र नहीं है, गोदी मीडिया के चैनलों पे भी जिक्र नहीं है। क्या केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ गया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलेक्टोरल बॉन्ड, भले वो गोदी मीडिया चैनल ना करे लेकिन चर्चा का विषय बन नहीं। पूरे देश का सिनेरियो आप क्या देखते हैं शिवर सर? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। संजय जी, मैं पहले तो ईवीएम पर बोलूंगा। आपका जो विषय है उस पर बोलना चाहिए। ये जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो आज कल जो आया है केंद्र को और ईसीआई को, जो नोटिस आया है, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और ये पूरा का पूरा मामले को बदल देगा। पूरी के पूरी इलेक्शन की जो प्रोसेस है, मैं सुन रहा था सब लोगों को जो कह रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा और इतनी दूर की तारीख दी है 17 मई, तब तक तो इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा। जो आखिरी वोट है वो 1 जून को पड़ने वाला है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो किया है, ये कोई छोटा काम नहीं किया उन्होंने, और हड़कंप मच गया है इलेक्शन कमीशन में। संदीप मेहता और गवई साहब ने जो नोटिसेस जारी किए हैं केंद्र को और इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के लिए, वो क्या जवाब देंगे ये आप सोचिए। आपने शायद जो पत्रकारिता में जिनका अध्ययन करते हैं, जो या चुनाव का करते हैं, उनको अमेरिकी चुनाव के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि अमेरिका में एक चुनाव हुआ था जिसमें अल गोर और बुश के बीच में कॉन्टेस्ट हुआ था और वोटों की गिनती का मामला गजब तरीके से अटक गया था और कई दिनों तक अटका रहा था। अमेरिका की सांसें अटक गई थी उस चुनाव में जब बैलेट्स की गिनती होनी थी। ये जो 17 मई दी है, ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में भूस भर देगी। भूस ये भर देगी कि अगर चोरी पकड़ी गई तो कितने लोगों के कैरियर समाप्त होंगे, पॉलिटिकल कैरियर, कितनों को जेल होगी, कितने उम्मीदवारों का भविष्य खत्म हो जाएगा और देश में इलेक्शन का क्या होगा। हमको अगर केवल वो बच्चे को दूध नहीं पी रहा हो तो माँ क्या कहती है कि पी ले, नहीं तो पुलिस वाला आ जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वाला तैनात कर दिया है कि देखें आप क्या जवाब देते हो। 17 मई को अगर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सब पर्चियों की गिनती होगी, तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? आप सोचिए ना, चुनाव हो गए तो भी क्या बिगड़ जाएगा? गिनती तो 4 जून को होनी है।
हमारे बाली साहब कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है, कोई उम्मीद मत रखिए। सभी लोग कह रहे हैं। ईवीएम में वीवीपैट जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है वो तो वहीं बंद है ना, उसमें वो कहां गया? आप अभी 5 रेंडम मशीनों के वीवीपैट को सत्यापन के लिए लेके वो कह ले रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सबकी गिनती करेंगे और देखेंगे कि जितने लोगों ने वोट डाले और जितने वीवीपैट में पर्चियां उनमें मिलान हो रहा है कि नहीं। 100 लोगों ने अगर वोटिंग की है, स्याही लगी है 100 की उंगलियों पर और एजेंटों ने जिनकी गिनती की है, तो जो वीवीपैट में जो पर्चियां आई वो 120 तो नहीं है या 140 तो नहीं है। पकड़ना चोरी है। 17 मई को पकड़े या 17 जून को पकड़े, देश की जनता को ये मैसेज जाना चाहिए संजय जी आपके 4 PM के जरिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल बात कही वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप जरा कल्पना कीजिए। ये अगर किसी ने देखा हो, आपने तो शायद, मुझे याद पड़ता, आपने तो लाइव टेलीकास्ट किया था इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जब अनाउंस हुआ था, अगर मुझे ठीक से याद पड़ता है तो संजय जी किया था, का जब अनाउंस किया था। आप जरा वो क्लिपिंग्स निकाल के अपने दर्शकों को दिखाइएगा। ये वीवीपैट पर कोई चर्चा अगली करें तो उसमें दिखाइएगा। हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ईवीएम को लेकर मांग करने वालों का जो अपमान किया था, शेर पड़ा था, शेर नहीं पड़ा था, उनको मूर्ख बताया था। उनको यह कहा था कि इन लोगों में कोई अकल नहीं है। उन्होंने कहा था ये इतनी किताबें लिखी गई है इसके बारे में। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कितनी याचिकाएं खारिज की हैं इसके बारे में और दंड लगाया है इसके बारे में, कॉस्टली है। उन इलेक्शन कमिश्नर साहब को सुप्रीम कोर्ट में अब जवाब देना पड़ेगा कि आपने ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने वाले जो 2 जज हैं, संदीप मेहता और गवई साहब, अब उनके मुंह पर जाकर बोलिए कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बात की थी, अब वो कोर्ट में जाके खड़े होकर बोलिए और उनसे कहिए कि आपको क्या ज्ञान है मशीन का। उन्होंने ये कहा था कि जो लोग बात करते हैं उनको क्या ज्ञान है इसके अंदर क्या है। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे कि कहीं से एक डब्बा ले आए और वो डब्बा खोल के दिखा दिया। आप जरा, आपको थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी संजय जी, अपने दर्शकों को वो दिखाइए। अगर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो पीस है वो दिखाइए कि ईवीएम को लेकर और वीवीपैट को लेकर जो मांग चल रही थी उसके बारे में हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्या कहा था। और जब इलेक्शन कमीशन का जवाब कोर्ट में पहुंच जाए 17 मई के पहले और केंद्र का पहुंच जाए, तो उस जवाब के साथ उसको क्लिपिंग को दिखाइए कि ये जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था। तो मैं आपके जो बाकी जो आपने पूछा है उसके जवाब फिर कभी दे देंगे, अभी आपका टाइम भी हो रहा है। बहुत सारी चीजें आपने पूछी है, पर चूंकि आपकी जो डिबेट है वो एक बड़े स्पेसिफिक मुद्दे पर है, ये भी एक बड़ा खेल है कि
ईवीएम को लेकर इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मेहनत करके एक फैसला दिया और उसको संजय सिंह की रिहाई की बहस ने दबा दिया, खा गई। आप सोचिए कि क्या मास्टर स्ट्रोक है ईडी का कि उसने सहमति दे दी कि इनको छोड़ दिया जाए, और पूरी की पूरी बहस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर होना चाहिए, वो बहस अब हो गई है संजय सिंह पर। तो ये इस तरह के घटनाक्रम हमारे यहाँ हो रहे हैं कि जिस दिन जिस चीज पर बहस होनी चाहिए उस पर होती नहीं है, कोई नई घटना हो जाती है और वो एक महत्वपूर्ण घटना को निगल जाती है। तो मैं चूंकि मानता हूं कि ये ईवीएम का मामला बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने इसीलिए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और चुनाव और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। आप कभी अगली बार जब कभी मिलेंगे हम उसके बारे में जरूर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत जी आनंद सर जी, प्लीज संजय जी, मैं आपके एक दर्शक, क्योंकि ये लोग भ्रम फैलाते हैं, दीपक द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मात्र 2 लाख ईवीएम में वीवीपैट की सुविधा है, सारी मशीनों में वीवीपैट, सारी मशीनों में वीवीपैट है। ये समझ लीजिए, सारी मशीनों में वीवीपैट है, सारी मशीनों में वो पर्ची गिरेगी, वो साथ में रखी जाएगी, और जो नियम कहता है कि 5 जगह के रैंडमली वो चेक होगा, और नियम ये भी कहता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो वीवीपैट से, अगर कोई कंट्रोल यूनिट में दिक्कत आती है तो वीवीपैट की पर्ची ही गिन के फाइनल रिजल्ट आएगा, और इन केस ऑफ अ क्लैश बिटवीन वीवीपैट एंड कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट की सुपीरियरिटी रहेगी, वो प्रिवेल करेगा। मैं इसलिए कह दूं कि ये भ्रम फैलाना गलत है कि वीवीपैट में, सारी मशीनों में वीवीपैट है। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मागर सर, मीनू जी, धनंजय जी, आनंद सर और नीरज जी, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार। आप सुन रहे थे 4 PM की चर्चा और हम बात कर रहे थे कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जा सकता है कि ईवीएम पर सवाल खड़े कर दे और चुनाव में कोई एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। साहेब परेशान है, ये बात सब जानते हैं, भाजपा के पत्ते कुछ कुछ पिट रहे हैं, ये बात सब जानते हैं। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा ये डिबेट कैसे लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।